हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो है रियल नंबर्स, उसमें इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स पे बात करने से पहले हम लोग एक बार रैशनल नंबर का फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स के फॉर्म में डिफाइन करते थे। कैसा था कि रैशनल नंबर्स को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q दोनों इंटीजर होता है और q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इर्रेशनल नंबर्स का ऐसा फॉर्म होता है √2, √3, √5। इन जनरल √p क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, जहाँ पे p क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, इसका मतलब कोई भी अगर प्राइम नंबर है उसका अगर हम लोग रूट कर दे तो वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि ये √11 एक प्राइम नंबर है, इसका रूट कर दिए तो ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह से √13, ये 13 भी एक प्राइम नंबर है, उसका रूट कर दिए तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इन जनरल √p इर्रेशनल नंबर होगा, जहाँ पे p क्या है, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब NCERT में थ्योरम 1.2 है, जहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि अगर a स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है, जहाँ पे p एक प्राइम नंबर हो, अगर a स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है तो a को भी p डिवाइड करेगा। ठीक है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि ऐसा तुम लोग देख सकते हो, जैसे कि 8 का स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 8 का स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता है तो 8 को भी 2 डिवाइड करेगा, करता ही हम लोग देखते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 9 का स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड करता है, जहाँ पे 3 प्राइम नंबर है और यहाँ 2 भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम होना जरूरी है। ठीक है, अगर 9 का स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है तो 9 को भी 3 डिवाइड करेगा, 9 को भी 3 डिवाइड करता है, हम लोग जानते हैं 9 को भी 3 डिवाइड करता है। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a ये है p1, p2, p3 ऐसे ऐसे करके pn तक है, ये a का प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, जहाँ पे p1, p2, p3 ये सब क्या है, प्राइम है। और ये जरूरी नहीं कि सारा अलग हो सकता है कोई बराबर भी हो सकता है, p1 = p2 हो, = p3 हो, सेम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारा डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, तो अब a = इतना है, मतलब a का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर ये है तो a स्क्वायर = कितना हो जाएगा, इसी का स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर और इधर भी होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर = p1, p2, p3, pn इंटू फिर से p1 × p2 × p3 × pn, ऐसे करके इसका मतलब = p1² p2² ... pn²। ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब क्योंकि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा a का जो a स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, उसी प्राइम फैक्टराइजेशन का जो नंबर होगा उसी में से कोई एक p होगा, है ना। जैसे कि अगर 6 है, ठीक है, 6 को अगर 2 डिवाइड करता है, हम लोग जानते हैं 6 को 2 डिवाइड करता है तो 2 × 3 लिख सकते हैं। तो अगर 6 को 2 डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 6 का फैक्टर है ना। अगर 6 को 2 डिवाइड करता है मतलब 2 इस 6 का फैक्टर है, मतलब ये 2 इसी 6 के कोई प्राइम फैक्टराइजेशन का एक कोई नंबर है। तो उसी तरह से अगर a स्क्वायर को p डिवाइड करता है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुसार p क्या है, a स्क्वायर का ही प्राइम फैक्टराइजेशन में से कोई एक नंबर है। ठीक है, अब a स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, यही सब तो था, p1, p2, p3 × pn और इसी का स्क्वायर था, मतलब यही सब नंबर 2 बार रिपीट हो रहा था। तो अगर a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p यही में से कोई एक नंबर है ना। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये भी कहता है ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, मतलब जैसे कि ये 6 = 2 × 3 है तो और कोई तरीका नहीं है कि 6 बना सकते हैं, यही 2 और 3 को ही मल्टीप्लाई करके ये 6 बना सकते हैं और कोई नंबर नहीं आएगा इसमें। तो उसी तरह से a स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन है ये p1, p2, p3, pn यही सब तो है और कोई नंबर नहीं आएगा इसके अलावा। इसका मतलब p इसी में से कोई एक है, p1, p2, p3, p4, pn इसी में से कोई एक p है। और अगर इसी में से कोई p है एक, इसका मतलब क्या, p a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि a का भी प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही है ना, a का भी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है और a स्क्वायर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन में यही सब नंबर है, बस ये सब हर नंबर 2 बार करके आ रहा है। तो हम लोग देख लिए कि a स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है तो a को भी p डिवाइड करेगा, क्योंकि a का प्राइम फैक्टराइजेशन भी यही सब है। ठीक है, तो ये था थ्योरम 1.2।
इस थ्योरम का हम लोग यूज़ करेंगे इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने के लिए, जैसे कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, ये सबको प्रूव करने के लिए ये थ्योरम का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एग्जामिनेशन में ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अब है थ्योरम 1.3 एनसीईआरटी बुक में, इसमें बोला गया है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको हमें प्रूव करना है मैथमेटिकली। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, मतलब इसका कॉन्ट्ररी हम लोग एज्यूम करेंगे। जैसे कि क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है, तो हम मान के चलेंगे √2 एक इरेशनल नंबर नहीं है। अब इरेशनल नंबर नहीं है तो क्या हो सकता है, देखो पहले भी हम ये बता चुके हैं कि रियल नंबर्स के सेट में रैशनल और इरेशनल आता है, मतलब इरेशनल प्लस रैशनल कर देंगे तो पूरा रियल नंबर्स आ जाएगा। तो अगर √2 को इरेशनल नंबर नहीं माने तो क्या होगा, वो रैशनल मानेंगे उसको, है ना। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था कि उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों इंटीजर हो और q 0 के बराबर नहीं हो। तो उसी तरह से हम लोग √2 को लिख देंगे r/s के फॉर्म में, p/q या r/s कोई भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो √2 = r/s के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे s क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब अगर ये r और s के बीच में एक कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 छोड़ के और भी अगर कोई कॉमन फैक्टर है r और s के बीच में, तो उस कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमें मिल जाएगा √2 = a/b। मतलब क्या, जैसे कि एक 4 है और 6 है, मान लो r/s ये है r और ये है s, तो दोनों के बीच एक कॉमन फैक्टर है 1 छोड़ के जो कि है 2, तो 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 2 से अगर दोनों को डिवाइड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब देखो, ये 2 और 3 के बीच में और तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 छोड़ के, तो इस तरह के दो नंबर जिसमें 1 छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, इस तरह के नंबर्स को हम लोग कोप्राइम कहते हैं। ठीक है, कोप्राइम कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ r और s के बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर था तो उसी कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड कर दिए, अब आ गया a/b। अब और इस a और b के बीच में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब a और b क्या है, कोप्राइम है। ठीक है, a और b क्या है, कोप्राइम है। अब देखो, इस इक्वेशन के दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दिए या फिर b को इस तरफ कर दिए, ये भी कह सकते हो, तो क्या हो गया, b √2 = a। अब दोनों साइड इस इक्वेशन के स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर कर दिए तो 2b² = a² आ गया, इसको इक्वेशन 1 नाम दिए। ठीक है, अब देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब a² का फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है एक तरह से। देखो, a² = 2 × b², इसका मतलब 2 इस a² का फैक्टर है ना। अब 2 इस a² का फैक्टर है, इसका मतलब 2a इस a² को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। उसी तरह से जैसे कि देखो, a², जैसे कि a² मान लो 6 है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × समथिंग, ये डब्बा में कुछ भी है, तो ऐसे करके अगर लिखा हुआ है 2 × समथिंग = 6, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2 × b² = a², इसका मतलब 2 इस a² को नहीं डिवाइड करेगा। जैसे कि 6 = अगर 2 × समथिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब इस 2 इस 6 को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये 2 इस 6 का फैक्टर है, इनफैक्ट यहाँ पे 3 होगा। उसी तरह से अगर 2 × b² = a² है, इसका मतलब ये 2 जरूर इस a² को डिवाइड करेगा, है ना। तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स a²। अब देखो, अगर 2a² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2a को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग हम लोग इससे पहले ही देखें ना कि अगर p a² को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे p प्राइम नंबर होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, अगर 2a² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2a को भी डिवाइड करेगा, और यहाँ भी 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स a। ठीक है, सो वी कैन राइट a = 2c। अब a = 2c लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि a को 2 डिवाइड कर रहा है, a को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 क्या है, a का फैक्टर है कोई, तो उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। फिर से, जैसे कि अगर 6 को 2 डिवाइड करता है तो 6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × समथिंग लिख सकते हैं ना, जहाँ पे यह समथिंग क्या होगा, 3 होगा। वैसे ही अगर a² को 2 डिवाइड कर रहा है तो a = 2 × समथिंग लिख सकते हैं, और ये समथिंग क्या है, c, जो कि कोई एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो अब a = 2c हम लोग इक्वेशन 2 से उठा के इक्वेशन 1 में रख दिए, मतलब a = 2c वैल्यू रख दिए। ठीक है, यहाँ पे इस a का वैल्यू में 2c रख दिए। ठीक है, तो a का वैल्यू में अगर 2c रख दिए तो क्या हो जाएगा, 2b² = 2c का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा कितना, 4c²। तो यहाँ हो गया 2b² = 4c²। अब यहाँ से 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b² = 2c²। अब देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर से फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2b² को डिवाइड कर रहा है। फिर से वैसे ही अगर 6 = 2 × 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 जरूर 6 को डिवाइड कर रहा है। उसी तरह से b² = 2c² लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 b² को डिवाइड करता है। अब फिर से थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग अगर
ये 2 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये 2 बी को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड सो 2 डिवाइड्स बी। अब देखो ये 2 ए को भी डिवाइड कर रहा था और यही 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब ए और बी के बीच एक कॉमन फैक्टर है जो कि क्या है 2, क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, ए और बी को भी, ए को भी और बी को भी। पर हम लोग तो ये माने थे कि ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब ए और बी के बीच और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 छोड़ के, है ना। हम लोग तो यही अज्यूम किए थे क्योंकि ए को आर बाई एस के फॉर्म में लिखे थे और जो भी कॉमन फैक्टर था उससे डिवाइड करके लिख दिए थे ए बाई बी के फॉर्म में, और ए और बी के बीच और कोई कॉमन फैक्टर नहीं था 1 छोड़ के, तो ये दोनों को प्राइम था। पर यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ एक कॉमन फैक्टर आ गया, वो क्या आ गया 2 आ गया ए और बी के बीच में, तो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? हम लोग मैथमेटिक्स में तो कोई गलती नहीं किए, मतलब ऑपरेशंस जो भी किए, डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए, उसमें तो कोई गलती नहीं किए, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, है कि नहीं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आया क्यों, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम किए थे कि √2 रैशनल नंबर है, इसका मतलब √2 रैशनल नंबर नहीं है। अब रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, फिर से बताते हैं, हम बता चुके हैं ये कि रियल नंबर्स रैशनल प्लस इररेशनल से बनता है। अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या बचा, इररेशनल, इसका मतलब √2 क्या है, इररेशनल है, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, है ना। हम लोग एज्यूम किए थे कि को प्राइम है दोनों और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन कॉमन फैक्टर आ गया एक 2, कम से कम 2 तो एक कॉमन फैक्टर आ गया दोनों के बीच, और भी हो सकता है वो पता नहीं है, लेकिन 2 तो पक्का आया दोनों के बीच कॉमन फैक्टर, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम लोग इनकरेक्ट एजम्पशन किए थे कि √2 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब √2 क्या है, एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। इसी तरह से हम लोग √3 को भी प्रूफ कर सकते हैं, √5 को भी कर सकते हैं, √7, इनफैक्ट कोई भी इन जनरल √p, जहाँ पे p एक प्राइम नंबर हो, ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं यही मेथड से। अब अगला देखो, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। मतलब अगर हम लोग सम करें एक रैशनल को और एक इररेशनल को, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक इररेशनल होगा। या फिर अगर हम लोग डिफरेंस निकालें, मतलब सब्ट्रैक्ट करें एक रैशनल को एक इररेशनल से, ठीक है, तो वो भी जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा, एक इररेशनल होगा। ये सब हम लोग शो करने वाले हैं, ये सब भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये रिमेंबर करना, याद रखना ये सब, ठीक है। अब प्रोडक्ट एंड अ क्वेश्चन ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इररेशनल इज इररेशनल। अब अगर एक रैशनल को मल्टीप्लाई करें एक इररेशनल से, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक इररेशनल होगा। या फिर डिवाइड करें एक रैशनल को इररेशनल से, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो भी क्या होगा, इररेशनल होगा, ठीक है। तो 5 माइनस √2 को ये एक इररेशनल होगा, यही हमें शो करना है। देखिए ये देखो, ये क्या है, एक रैशनल है 5 और ये √2 है एक इररेशनल। अभी देखिए इससे जस्ट पहले प्रूव किए कि √2 इररेशनल है, तो रैशनल माइनस इररेशनल एक इररेशनल होगा, यही हमें शो करना है। तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो 5 माइनस √2 है ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट us assume that 5 minus √2 is rational। अब अगर ये रैशनल है तो हम लोग इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b दोनों इंटीजर होगा और b 0 के बराबर नहीं होगा, और ऑब्वियसली a और b को प्राइम होगा, उसमें 1 छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। देन we can find a and b such that 5 minus √2 equal to a by b। यहाँ पे b b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। सच दैट 5 माइनस √2 इक्वल टू a बाई बी, वेर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे ना कि मल्टीप्लाई करके है एक रैशनल या इररेशनल, या डिफरेंस या सम है एक रैशनल और इररेशनल का, तो इसमें ऐसा करेंगे कि जो इररेशनल नंबर है उसको लेफ्ट साइड रहने देंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज देंगे, ठीक है। यही सब में करेंगे। तो यहाँ पर √2 इररेशनल है तो इसको इसी साइड रहने देंगे लेफ्ट में, और ये जो रैशनल है उसको राइट हैंड साइड भेज देंगे। इसका मतलब क्या कर रहे हैं,
5 से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हो जाएगा पॉजिटिव √2 और ये हो जाएगा 5 - a/b, जो कि हो जाएगा 5b - a/b, ठीक है। अब देखो ये 5 क्या है, 5 एक रैशनल नंबर है, b तो एक 5 एक इंटीजर है, ठीक है। 5 एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, हम लोग माने a और b इंटीजर है और a और b कोप्राइम है, तो 5 एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर इंटू इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। अब -a और a भी एक इंटीजर है, मतलब इंटीजर माइनस इंटीजर अगेन एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो ऊपर इंटीजर है और b तो इंटीजर है ही, मतलब नीचे भी इंटीजर है, ऊपर भी इंटीजर है और b 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया, है ना। अब देखो ये अगर रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इतना इक्वल टू इतना है √2, पर हम लोग देखिए √2 तो रैशनल नंबर नहीं है, इससे पहले ही प्रूफ किया √2 क्या है, इररेशनल नंबर है। यहाँ अगेन कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम किए कि 5 - √2 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब 5 - √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, क्या है वो, इररेशनल है, ठीक है। तो ये भी हम लोग शो कर दिए कि 5 - √2 इज ए इररेशनल, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट है एक रैशनल का और एक इररेशनल का, और ये भी एक इररेशनल होगा, इसे भी हम लोग प्रूफ करना है। फिर से हम लोग प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, ठीक है। हम लोग एज्यूम करेंगे कि एक रैशनल नंबर है, लेट अस एज्यूम दैट 3√2 इज रैशनल। अब रैशनल है तो हम लोग a और b फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे b ≠ 0 होगा एंड a एंड b आर कोप्राइम, ठीक है। अब फिर से वही तरीका करेंगे कि जो इररेशनल नंबर है उसको लेफ्ट में रहने देंगे, बाकी जो भी है उसको राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो इक्वेशन के दोनों तरफ अगर 3 से डिवाइड कर दें या फिर 3 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, √2 = a/3b। ये 3 मल्टीप्लाई हो गया था, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या फिर दोनों तरफ अगर 3 से डिवाइड करें तो इधर होगा √2, इधर होगा 3 a/3b, ठीक है। अब देखो ये a क्या है, a तो एक इंटीजर है, 3 क्या है, 3 भी एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, मतलब 3 एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर इंटू इंटीजर एक इंटीजर आया, मतलब नीचे एक इंटीजर आया, ऊपर तो एक इंटीजर है ही। तो इंटीजर से जब इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ये क्या हो, रैशनल नंबर होगा ना, क्योंकि हम लोग रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ p और q दोनों इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये अगेन क्या आ गया, ये एक रैशनल नंबर आ गया। अब अगर ये रैशनल नंबर है इसका मतलब ये भी रैशनल है, क्योंकि इक्वल टू है इतना, पर हम लोग देखें कि ये तो है नहीं, ये नहीं ना है रैशनल नंबर, इससे पहले प्रूफ किए, ये क्या है, एक इररेशनल है। तो अगेन कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम लोग एज्यूम किए कि 3√2 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब 3√2 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है, पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का रियल नंबर्स खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।